हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम सबसे पहले तो 5 क्वेश्चंस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, और उसके बाद हम आज बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। तो आज हम जल्दी से 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, फिर हम बेसिक टर्म्स पे मूव ऑन करेंगे। तो नोटिंग डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक, Z है, P है, यहाँ पे P डैश है, ये लाइन Z इक्वल टू 1 की है। ये Z डैश है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस X। ये जो लेंथ है ये बता दीजिए कितनी है, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको ऑप्शंस गिवन है। आंसर है X की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है P डैश अपॉन आर टी होगी, ऑप्शन बी है P डैश बी अपॉन आर टी होगी, ऑप्शन सी है A अपॉन वी आर टी होगी, ऑप्शन डी है 1 प्लस पी डैश बी अपॉन आर टी होगी। तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन, Z वर्सेस P का ग्राफ है, Z डैश ये है, P डैश ये है। आपसे इतनी वैल्यू पूछी है कि ये किसके बराबर होगी, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। 1 मिनट में देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं। यस, रिकॉर्ड हो रही है और अच्छे से भी दिख रहा है। तो जल्दी से पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। चलिए, पॉज कर लिया आपने, 2 मिनट लगा लिए इस क्वेश्चन पे। हाँ, किसी भी क्वेश्चन पे 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे तो फिर क्वेश्चन हो ही जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे। हमें स्पीड भी इम्प्रूव करनी होती है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे बढ़ा जाए। यस, इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया था जब भी Z की वैल्यू 1 Z ग्रेटर देन 1 की रेंज में आ जाए तो उस वाले रीजन को हम हाई प्रेशर कंसीडर करते हैं, और उससे वाले पहले वाले प्रेशर को हम मॉडरेट, और फिर जस्ट इतने वाले प्रेशर को हम लो कंसीडर करते हैं। तो जो हमें P डैश है वो कैसा प्रेशर रेंज में लाई कर रहा है, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर में मैंने आपको बताया था PV, जैसे वॉन्डर वॉल इक्वेशन होते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर। एन को अगर मैं 1 लिखूँ तो A बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी गिव्स आर टी। और मैंने बताया था जब हाई प्रेशर हम कंसीडर करते हैं तो हम कौन सी वाली टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। आर टी को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये आ जाएगी Z की वैल्यू। अब आपको क्या दे रखा है, Z डैश की हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर हमने कौन सा चूज़ किया, P डैश। तो यहाँ P डैश लिख देंगे, पे Z की वैल्यू क्या है, Z डैश, तो यहाँ पे Z डैश लिख देंगे। तो Z डैश क्या है, 1 प्लस P डैश B अपॉन आर टी। तो X की वैल्यू क्या होगी, P डैश B अपॉन आर टी। अच्छा, मैंने X की वैल्यू 1 प्लस P डैश B अपॉन आर टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 प्लस P डैश B अपॉन आर टी तो Z की वैल्यू है। Z कहाँ है, ये पूरा, ये क्या है 1, ये क्या है X, राइट। Z यहाँ, Z डैश कहाँ है, ये पूरा, ये इतना क्या है 1, इतना क्या है X। तो Z डैश क्या हो गया, 1 प्लस X। यहाँ से देखिए, और मैंने यहाँ से Z डैश की क्या वैल्यू लिखी है, 1 प्लस P डैश B अपॉन आर टी।
तो इससे क्या इंटरप्रेट होता है, x क्या है, p डैश b अपॉन आर टी। आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए x की वैल्यू 1 प्लस पी डैश बी अपॉन आर टी गिवन है, विच इज़ रॉन्ग। दोबारा से देख लिए, z डैश यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो z डैश हो गया 1 प्लस एक्स, और z डैश की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुई 1 प्लस पी डैश बी अपॉन आर टी, तो इससे x की वैल्यू आ गई p डैश बी अपॉन आर टी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है करेक्ट वैल्यू फॉर सरफेस टेंशन विल बी, करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर लिख लीजिए यहाँ, ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर फॉर सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी ग्लाइकॉल, देन ग्लिसरॉल, देन इथेनॉल, बी है इथेनॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, सी ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, इथेनॉल, और डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल, इथेनॉल एंड ग्लाइकॉल। यस, तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सरफेस टेंशन का। सबसे पहले मेरी ये चीज़ याद रखिए कि जो भी हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो उसको एक ही वैल्यू से कोरिलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट करिए। 2 मिनट्स के लिए इसको पॉज करिए और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ग्लिसरॉल, देन ग्लाइकॉल एंड देन इथेनॉल। रीज़न बीइंग, देखिए ग्लिसरॉल क्या होता है, सी 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 ओ एच ओ एच ओ एच, ये होता है आपका ग्लिसरॉल। एक होता है आपके पास ग्लाइकॉल, वो होता है सी सी ओ एच, और एक होता है आपके पास इथेनॉल C2H5OH। तो देखिए, अब आपको क्या पता है, इसमें 3 OH है, इसमें 2 OH है और इसमें 1 OH है। तो अगर मैं बता रही हूँ सरफेस टेंशन जिसका एक ही वैल्यू ज़्यादा, मतलब जिनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बल्क मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, और उतना ज़्यादा नीचे सरफेस मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नीचे खींचे जा रहे हैं तो वो सच में नीचे चले जाएंगे। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी सरफेस वाली। या आपने अगर सरफेस टेंशन का लेक्चर सुना है तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से सरफेस टेंशन कैसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, अब ग्लिसरॉल है, मैंने एक ग्लिसरॉल लिया, एक बीकर लिया, उसमें मैंने ग्लिसरॉल फिल किया, तो एक ग्लिसरॉल और दूसरे ग्लिसरॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ आपके भी, क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इथेनॉल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट यहाँ पे हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे 3 OH हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन 2 OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर कम होगा,
और इसमें क्योंकि सिर्फ एक OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर और भी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स भी इसमें, इसीलिए इसका सरफेस टेंशन भी सबसे ज़्यादा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थर्ड है, which of the following curve does not represent Boyle's law? ये log P और log V की पावर -1 के बीच में ग्राफ है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कर दीजिए कि इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी इज कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बनता है। अब PV क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो PV की वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहला ग्राफ भी ठीक है, फोर्थ ग्राफ भी ठीक है। अब हमें ऑप्शन देखना है सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ में से क्या आएगा। तो मेनली तो यही इसी पे क्वेश्चन है कि सेकंड और थर्ड में से क्या आएगा। तो देखिए, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT बाय V। क्या मैं इस V को ऐसे लिख दूँ, V की पावर -1? अब मैं दोनों तरफ log ले लेती हूँ। log P इज इक्वल टू log NRT इंटू V की पावर -1। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में तो वो खुल के एडिशन में जा सकती हैं। दैट मीन्स log P विल बी इक्वल टू log NRT प्लस log V की पावर -1। अब -1 है, रुकिए, दैट मीन्स log P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। log V की पावर -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। और log NRT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, दैट मीन्स ऑलरेडी 1 होगा। दैट मीन्स स्लोप क्या होगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45। तो एंगल क्या आना चाहिए log P और log V की पावर -1 में? 45, 135 नहीं आना चाहिए, राइट? तो दैट मीन्स सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेट अ मिनट।
Just wait for 2 minutes. सो आपको इतना आई होप सो क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में. तो मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है? अ गैसियस मिक्सचर containing helium, CH4 and SO2 was allowed to effuse through a fine hole. Was allowed to effuse through a fine hole. If the mixture contains helium, CH4 and SO2 in 1:2:3 mole ratio, calculate the molar ratio of gases effusing out. ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहे गैसियस मिक्सचर है जिसमें हीलियम है, मीथेन है एंड SO2 है, उसको आपने इफ्यूज़ करवाया थ्रू अ फाइन होल. इफ़ द मिक्सचर कंटेन्स हीलियम, CH4 एंड SO2 इन 1:2:3 मोल रेशो, कैलकुलेट द मोलर रेशो ऑफ गैसेज इफ्यूजिंग आउट. तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. इसका आंसर है 4:4:3. तो आइए कैलकुलेट करते हैं कैसे आया ये रेशो. देखो मोलर रेशो ऑफ गैसेज इफ्यूजिंग आउट से हमें सिंपली पता है, हमें यहाँ पे ग्राहम्स लॉ लगाना है क्योंकि इफ्यूजन वर्ड आ गया. ग्राहम्स लॉ में रेट हम डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी भी लिखते हैं, तो इसीलिए इन्होंने मोलर रेशो मतलब मोल्स मूविंग इफ्यूजिंग आउट, मोल्स इफ्यूजिंग आउट पर यूनिट टाइम इज रेट. तो यहाँ पे मोलर रेशो का मतलब ये रेट का ही रेशो पूछना चाह रहे हैं. एक तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ CH4 एंड रेट ऑफ SO2 पूछना चाह रहे हैं, इनका रेशो पूछना चाह रहे हैं बेसिकली. तो ओके अब आपको पता है कि जो रेट होता है वो होता है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एरिया अपॉन रूट टी इंटू मोलर मास। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, राइट। अब आपको क्या पता है, देखिए इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। टेम्परेचर तो सेम है, मोलर मास डिफरेंट है, एरिया अगर आपको कुछ नहीं बताया तो वो सेम ही लेना है, प्रेशर आप सेम नहीं लेंगे। सेम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मोल्स का रेशो सेम नहीं है। मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर वाले में, क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी will be equal to mole of A upon mole of B will be equal to mole fraction of A upon mole fraction of B। तो ये रेशो याद रख, ये रिलेशन याद रखिए। अगर मोल्स का रेशो दे रखा है इट मीन्स प्रेशर का भी, अगर इन्होंने मोल रेशो लिख दिया, हालांकि ये देना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ये प्रेशर रेशो बताना चाह रहे हैं। तो अब हमें इन तीनों गैसेस में क्या क्या डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है और मोलर मास डिफरेंट है, राइट। तो रेट ऑफ हीलियम रेशो रेट ऑफ CH4 रेशो रेट ऑफ SO2 किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन रूट मोलर मास। बाकी टर्म्स क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि बाकी टर्म्स कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सेम है तीनों के लिए। प्रेशर ऑफ CH4 रेशो मोलर मास ऑफ CH4, यहाँ हीलियम लिखेंगे, यहाँ प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन में रूट मोलर मास ऑफ SO2। क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ हीलियम, मतलब इन तीनों का रेशो क्या है? 1:2:3 डिवाइड डिवाइड डिवाइड। मोलर मास ऑफ हीलियम क्या होता है? 4, रूट ऑफ 4 इज 2। मोलर मास ऑफ CH4 क्या होता है? 16, रूट ऑफ 16 इज 4। मोलर मास ऑफ SO2 होता है 64 एंड रूट ऑफ 64 इज 8। तो हमारे पास आंसर आया 1/2 रेशो 2/4 रेशो 3/8। अब मान लीजिए मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, मुझे इनका डिनोमिनेटर, अब ऐसे में तो आंसर है नहीं क्योंकि आंसर तो क्या दे रखा है हमें 4:4:3, तो ये आंसर तो मैच हो नहीं रहा। मतलब हमें इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सेम 1/2 को आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/8, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मुझे डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, तो मैं 2 को 4 से करूँगी, 4 को 2 से करूँगी, तो आगे 4/8 रेशो 3/8, 8 8 8 कैंसिल, 4:4:3। आई होप इतना बेसिक रेशो निकालना तो सबको आता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको काट देते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उनको सेम कर देते हैं, ऐसे मेथड से। तो इस क्वेश्चन में यही था, मेन क्या था इसमें कि आपको बच्चे मोल्स की रेशो को यूज़ ही नहीं करते, वो सोचते सिर्फ मोलर मास डिफरेंट है, बट हालांकि मोल्स की रेशो क्यों दी है? ताकि हम ये खुद से एज्यूम कर ले कि ये रिलेशन से प्रेशर की रेशो गिवन है और हम यहाँ पे प्रेशर को भी पुट करें। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। एक्चुअली बोर्ड ये गीला है तो ये लिख नहीं पा रहा है। क्वेश्चन है 2 फ्लास्क्स A and B of equal volumes maintained at temperature contain equal mass of helium and nitrogen।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of gases in flask A to that of flask B. और ऑप्शन है आपके पास, चलो ऑप्शंस रहने देते, सीधा आंसर बताइए। देखिए दो फ्लास्क हैं ए और बी, इक्वल वॉल्यूम्स के हैं, मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ए फ्लास्क में हीलियम है, बी फ्लास्क में नाइट्रोजन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इन फ्लास्क ए टू दैट ऑफ फ्लास्क बी? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, वेट अ मिनट, थ्री बाई टू के आर टी फॉर 1 मोल। तो n मोल्स के लिए क्या हो गया, 3/2 nRT। अब आपको क्या गिवन है कि ए फ्लास्क में तो हीलियम प्रेजेंट है, बी फ्लास्क में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब आपको गिवन है टेम्परेचर और आपको क्या गिवन है, इक्वल मासेस प्रेजेंट है, बट क्या इन्होंने लिखा इक्वल मोल्स? नो। अगर मान लो दोनों के ही मास m है, ए में भी मास m है, बी में भी मास m है, तो मोल्स ऑफ हीलियम क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मतलब अगर हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, तो उसमें n डिफरेंट है और t डिफरेंट है। तो रेशो ऑफ a टू b क्या हो गया, Na। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, 3/2 Na RTA अपॉन 3/2 Na NB RTB। 3/2 से 3/2 कट, R से R कट, तो बचेगा क्या, NaTA अपॉन NbTb। T अपॉन TB क्या है, 3:7 है। Na क्या है, m/4, और NB क्या है, n अपॉन m/28। तो ये क्या हो गया, 3/7 इंटू 28/4। तो आंसर क्या आ गया, 3:1। तो इसमें यही था, आप क्या सोच सकते हो कि मोल सेम है, बट मास सेम है, मोल सेम नहीं है। मास mm लेंगे पर मोल्स के लिए डिवाइड बाय देयर मोलर मास करना ही पड़ेगा। तो विद दिस आज हमने 5 क्वेश्चंस करने थे, कर लिए। वेट अ मिनट, तो ऐसा करते हैं, इसका अलग से लेक्चर अपलोड कर देती हूँ और मैं अगले लेक्चर में आपको क्या दिखा दूँगी, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम अगले लेक्चर से इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर के हमने कर लिए हैं। हाँ, अगर मुझे किसी दिन अच्छा लगेगा कोई क्वेश्चन तो मैं, हाँ, डेली के अब हम 5 क्वेश्चन की जगह हम डेली के 1 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। पर वो 1 क्वेश्चन अच्छे वाला करेंगे, क्योंकि अब देखिए मैं 5 क्वेश्चन करवा रही हूँ, आधे घंटे का वीडियो बन गया है, तो थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसे शुरू ही नहीं हो पाएगी, राइट। तो हम अब डेली का 5 क्वेश्चंस को रिड्यूस करके 1 क्वेश्चन करेंगे डेली इस चैप्टर के, और साथ में थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। 1 क्वेश्चन हार्डली 10 मिनट्स में होगा, तो उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे। 5 क्वेश्चंस एक ही साथ कराने में 30 मिनट्स चले गए हैं, राइट। तो अब मैं थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है और थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। कल के लेक्चर में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, और थर्मोडायनेमिक्स को आगे मूव ऑन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम शुरू करेंगे सम बेसिक टर्म्स से। टिल देन गुड बाय, एंड तब तक क्वेश्चंस करिए अच्छे से, सब प्रैक्टिस करिए।
बाय बाय।